हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना डे नंबर 12। पिछली क्लास में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को कंप्लीट किया था। वहां पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट करे थे और साथ ही साथ सारे कंसेप्ट को भी हमने अच्छी तरीके से समझा था। आज की क्लास में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। रीजन क्या है? सेम टॉपिक आपका नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां पे सेम चैप्टर है, सेम टॉपिक है। सर आप हर एक टॉपिक में कह देते हो कि ये सेम टॉपिक वहां पे है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये बहुत अच्छे तरीके से आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सारे कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट 80% कंसेप्ट सेम है, तरीका सेम है। तो इसलिए आज के टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में नहीं करवाने वाला। वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि सेम टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। क्या होता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज? देखिए, मान के चलिए ए और बी ये दो पार्टनर थे जिन्होंने आज से 10 साल पहले 10 इयर्स बिफोर इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप फॉर्म करी थी। उस टाइम इन्होंने एक बिल्डिंग परचेज करी थी, उस टाइम इन्होंने एक बिल्डिंग परचेज करी थी जिसकी कॉस्ट 5 लाख रुपीस थी। आज 10 साल के बाद दे वांट टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द सी, इस बिल्डिंग की वैल्यू, इस बिल्डिंग की वैल्यू अब बढ़कर हो गई है 30 लाख रुपीस। आपको पता है बिजनेस में एसेट्स जो है वो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो किए जाते हैं। अगर बिल्डिंग्स में आपके बैलेंस शीट में बिल्डिंग आज भी 5 लाख की शो कर रही है, बट इसकी मार्केट वैल्यू 30 लाख रुपीस है, यानी यहाँ पे हमें जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 25 लाख रुपीस का। क्या ये प्रॉफिट ए और बी सी के साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सी के एडमिशन से पहले का प्रॉफिट है। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर कोई लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, बट एडमिशन ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जब सी एडमिट कर रहा है उस टाइम अचानक हम उसको रिकॉर्ड करने लगे, सी के एडमिशन के बाद हम उसको रिकॉर्ड करने लगे, तो क्या उस लाइबिलिटी से होने वाले लॉस को सी बियर करना चाहेगा? नहीं, नहीं ना। तो याद रखिए कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू है मे बी डिफर फ्रॉम द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से क्या हो सकती है? डिफर हो सकती है, अलग हो सकती है। सो इसकी वजह से बिजनेस को क्या मे बी चांस प्रॉफिट हो जाए और मे बी चांस लॉस हो जाए, बट ऑल पार्टनर डू नॉट वांट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू सच रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज विद द न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के साथ इसके होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम शेयर नहीं करना चाहते। सो वी रिवैल्यू आवर असेट्स एंड रीअसेस ऑफ द लाइबिलिटी। हम लाइबिलिटीज को रीअसेस करते। क्लियर? ये समझ में आया कि हम अपने असेट्स और लाइबिलिटीज को क्यों रिवैल्यू करते हैं? क्योंकि इससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए वो अपने असेट्स और लाइबिलिटीज को आज की नई करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। इस पर्पस के लिए दे ओपन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट,
रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ अकाउंट which is open to revalue our assets and reassess our liabilities. हम अपने assets को revalue करने के लिए और liabilities को दोबारा से reassess करने के लिए जो अकाउंट ओपन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट. आपने नाम बहुत सुना है, ध्यान से समझिए. कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत सिंपल है और है भी बहुत इंटरेस्टिंग. अगर आपने आज की क्लास को अच्छी तरह से समझ लिया तो इसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे मेरी गारंटी है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. तो क्लास को लास्ट तक देखा करो और अपने नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन किया करो. ठीक है ना? आपको अपने नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन करना है क्योंकि आपके अपने बनाए हुए नोट्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम नाम क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. इसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट. देखो ये वर्ड भी आपको मालूम होना चाहिए. अब नॉमिनल अकाउंट का रूल हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंस. जितने भी आपके लॉस है, जो भी आपके एक्सपेंस है, आप उसको डेबिट करिए. एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड रिवेन्यू. और जितने भी आपके गेन हैं, जितने भी आपकी रिवेन्यूज है, उसको आप क्रेडिट करिए. समझना दोबारा ध्यान से. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ अकाउंट विच इज ओपन टू रिवैल्यू आवर असेट्स एंड रीअसेस आवर लायबिलिटीज. It is nominal account in nature, so we debit all the loss and expense, whereas we credit all the gain and income. अब समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात ये है, देखो अगर असेट्स की वैल्यू, अगर आपके असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फर्म को क्या होगा? फर्म को होगा प्रॉफिट. फर्म को क्या होगा? प्रॉफिट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर? और अगर असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, आपके असेट्स की वैल्यू, आपकी मशीनरी की वैल्यू थी 2 लाख रुपीज, बट अब इसको रिवैल्यू करके 1,50,000 बनाया गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी रिड्यूस हो गई? 50,000. तो अगर असेट्स की वैल्यू, आपकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होती है तो इसकी वजह से क्या होगा? लॉस होगा. और लॉस आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे. क्लियर? कंफर्म? अब लायबिलिटीज को भी देख लेते हैं. लायबिलिटीज, देखो लायबिलिटीज क्या होता है? अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू आउटसाइडर्स. अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, यानी आपको ज्यादा अमाउंट पे करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉस. और लॉस आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड. अगर लायबिलिटीज की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, लायबिलिटीज की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो ये आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिट. और प्रॉफिट आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड. ठीक है? क्लियर? इसका मतलब आपने क्या सीखा? आपने सीखा असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पे फर्म को प्रॉफिट होता है और आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे. असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होने पे लॉस होता है और लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे. लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो आपके लिए लॉस की फिगर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. अगर लायबिलिटीज रिड्यूस होती है तो ये वैल्यू आपके लिए प्रॉफिट की है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड. याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड ओनली चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यूज. रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने से चेंज आता है, अगर एक मशीनरी की वैल्यू पहले 2 लाख थी, नई वैल्यू कितनी है? 1,50,000, तो मशीनरी अकाउंट कितने से रिड्यूस हो रही है?
50,000 रुपीज से रिकॉर्ड हो रही है, जो चेंज इन वैल्यू है दैट इज रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। और वेयर एज न्यू वैल्यूज, जो नई वैल्यूज है, आर रिकॉर्डेड इन न्यू बैलेंस शीट, हम उसको नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? अब देखो इसके क्वेश्चन आते किस तरीके से। इसके क्वेश्चन दो तरीके से आने के चांस होते हैं। पहला तरीका क्या है, जर्नल एंट्रीज, और दूसरा तरीका क्या है, अकाउंट्स फॉर्म। तो आपको हर चीज यहाँ पे ध्यान से समझनी है, मैं हर चीज समझाऊंगा, ध्यान से समझना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करता है ये टॉपिक। क्लियर है? अब देखो हम एक एक करके जर्नल एंट्रीज भी ध्यान से देखते हैं और उसके बाद हम उसको अकाउंट्स में भी देखते हैं कि अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड होगा। फॉर इंक्रीज इन असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या अनरिकॉर्डेड असेट्स है, अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट्स का मतलब क्या हुआ बेटा, अनरिकॉर्डेड असेट्स का मतलब वो असेट्स जो पहले बुक में रिकॉर्ड नहीं थे, अब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, देखो आपने सीखा था कि अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम असेट्स को क्या करते हैं, असेट्स अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और इंक्रीज होने की वजह से फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। तो आपकी जो जर्नल एंट्री है, आपकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जितने से चेंज हो रहा है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे लिख दोगे इंक्रीज इन असेट्स। जितने असेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं उसको आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दोगे, या अनरिकॉर्डेड असेट्स है, दोनों में ही असेट्स तो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आपके असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, फॉर डिक्रीज इन असेट्स, अगर आपके असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। अब जब भी असेट्स रिड्यूस होता है तो आप असेट्स अकाउंट को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, कंफर्म। और इसकी वजह से असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होने की वजह से फर्म को क्या होता है, लॉस होता है। लॉस होने पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हो। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनी बेटा, आपकी जर्नल एंट्री बनी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। ठीक है, और आपने इसको डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, सॉरी, डिक्रीज इन असेट्स। ठीक है, क्लियर, कंफर्म, समझ में आ गया। बट एक बात ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड ओनली चेंज इन वैल्यू, न्यू वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। दूसरा पॉइंट समझते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, लाइबिलिटीज से रिलेटेड पॉइंट लेते हैं। अगर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, जो लाइबिलिटीज पहले रिकॉर्ड नहीं थी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, वो उसके लिए आप क्या करोगे, आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे, जब भी आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो आप लाइबिलिटीज अकाउंट को क्या करते हो बेटा, क्रेडिट करते हो। कब रूल सीखे थे हमने, 11th क्लास में सीखे थे। और लाइबिलिटीज इंक्रीज होने की वजह से आपको क्या होता है, फर्म को क्या होता है, लॉस होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आपकी जर्नल एंट्री भी उसी तरीके से बनेगी। क्या जर्नल एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। और
रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। क्लियर, कंफर्म। फिर नेक्स्ट केस क्या हो सकता है आपका, अगर लाइबिलिटीज आपकी रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, आपकी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है। अब लाइबिलिटीज रिड्यूस होना मींस लाइबिलिटीज डेबिट और फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट। फर्म को प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपकी एंट्री बनेगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड लिख दिया, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। क्लियर। अब आपने सारी एंट्रीज कर ली, अब चेक करिए फर्म को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब प्रॉफिट कब होगा, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। क्यों, क्रेडिट साइड में आपके लिए क्या था, सारी प्रॉफिट्स की फिगर, डेबिट साइड में आपके लिए क्या था, सारी लॉस की फिगर। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और अल्टीमेटली ये प्रॉफिट ट्रांसफर किस में करा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, इन ओल्ड पीएसआर। कौन सी रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो आपको लॉस होगा, लॉस भी हम पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। ठीक है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्लियर। तो हमने क्या सीखा, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो ये प्रॉफिट आपके लिए क्या होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करोगे तो आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड तो फर्म को क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, और लॉस हम ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, हमने सीखा क्या, हमने सीखा अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, असेट्स इंक्रीज होने पे क्रेडिट क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, और डिक्रीज होने पे डेबिट। लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे फर्म को लॉस हो रहा है इसलिए डेबिट, और डिक्रीज होने पे क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड असेट्स यानी वो असेट्स जो पहले रिकॉर्ड नहीं थे अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जो पहले रिकॉर्ड नहीं थी अगर हम लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये लॉस है इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट। अब अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो फर्म को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लॉस हुआ, डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस, लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट। जर्नल एंट्री क्या सीखी, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पे असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लाइबिलिटी असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होने पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अनरिकॉर्डेड असेट्स यानी आप असेट्स को इंक्रीज कर रहे हो, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर आप लाइबिलिटीज को इंक्रीज कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज रिड्यूस होने पे फर्म को प्रॉफिट है, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कब होगा, जब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो रहा है यानी डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये था कंसेप्ट। क्लियर।
देखो कंसेप्ट को समझाने की कोशिश पूरी करी है, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। बट वही हमेशा मैं कहता हूं, जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे हमें क्लियरिटी नहीं आती। तो पहले हम क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज पहले यहाँ पे ली है ताकि हम उसके इंपैक्ट्स को समझें और फिर हम उसको मेन क्वेश्चंस में अप्लाई करा करेंगे। चलिए इसके लिए कुछ केस बनाए हैं। जैसे पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन एडमिशन ऑफ जेड। जेड के एडमिशन के टाइम पे एज अ पार्टनर इन द जर्नल ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 2:3। पहला केस क्या है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर is to be increased by 10,000 rupees, book value of furniture 50,000। देखो एक वर्ड ध्यान से समझना, इंक्रीज बाय। बाय का मतलब क्या है, दिस इज द चेंज इन वैल्यू। बाय का मतलब क्या है, इंक्रीज बाय 10,000 यानी 10,000 रुपए से इंक्रीज हुई है, दिस इज द चेंज इन वैल्यू। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज ₹240,000, बुक वैल्यू कितनी है 30,000। देखो इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से समझना। इंक्रीज बाय, बाय का मतलब है चेंज इन वैल्यू, यानी आपके फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से 10,000 रुपीज से। और आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो वहां पर आप क्रेडिट साइड क्या लिख दोगे, फर्नीचर, कितना 10,000 रुपीज। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पे फर्नीचर की जो अब नई वैल्यू, देखो पुरानी वैल्यू कितनी थी 50,000, कितने से इंक्रीज हुआ 10,000, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 60,000, तो फर्नीचर जो होगा वो आ जाएगा 60,000 रुपीज। क्लियर, समझे। दूसरे केस में क्या था, इंक्रीज टू 40,000 जबकि बुक वैल्यू कितनी है 30,000। इसका मतलब ये आपको न्यू वैल्यू दी हुई है, फर्नीचर इज इंक्रीज बाय 10,000। ठीक है, टू और बाय का मतलब क्या है, टू जब भी दिया होगा यानी दिस इज द न्यू वैल्यू। तो यहां पे आपकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। कंसेप्ट को ध्यान से समझना, टू और बाय का मतलब है डेट विल बी द चेंज इन वैल्यू, वो वैल्यू आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगी और उसके बाद न्यू वैल्यू जो है बैलेंस शीट में आएगी। इंक्रीज टू का मतलब होता है दिस इज द न्यू वैल्यू जो बैलेंस शीट में आनी है। अब आप देखिए कितने से इंक्रीज हो रहा है, उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दोगे। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है, value of furniture has to be brought up to 120% of its value, brought up to 120%, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंक्रीज बाय 20%। brought up to 120% का मतलब है इंक्रीज बाय 20%। क्लियर, कंफर्म। तो अब देखो 50,000 का 20% कितना वैल्यू, वही 10,000 रुपीज। तो एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपीज। 50,000 का 20% 10,000 रुपीज, तो आपकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। सिर्फ आपको ये जो तीनों पॉइंट्स है ये इनके स्टेटमेंट्स के मीनिंग समझाने के लिए बताए थे। देखो मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक छोटा छोटा पॉइंट करवाऊं। अगर हम हर रोज 1 घंटा पढ़ते हैं, देखो 1 घंटा मैंने कहा मेरे साथ पढ़ो और 1 घंटे की आप सेल्फ स्टडी करो तो सफिशियंट है आपके लिए।
अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लोगे, बट पढ़ना तो पड़ेगा ध्यान से, ठीक है ना। और डिटेल में पढ़ रहे हैं हम ताकि हमारी डिटेल में एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 18,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टॉक की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से 10% कम लिखी हुई है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से 18,000 से नहीं, एक्चुअल वैल्यू से 10% कम होकर बुक में 18,000 रुपीज लिखी हुई है। इसका मतलब वी हैव टू इंक्रीज आवर स्टॉक, हमें अपना स्टॉक इंक्रीज करना है। अब हमें क्या चाहिए इसके लिए? एक्चुअल वैल्यू। तो हमने क्या लिखा? लेट एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू है उसे हमने ₹x ले लिया। तो 10% कम लिखा हुआ है, इसका मतलब 90% ऑफ x इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। x इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100 अपॉन 90, डेट विल बी इक्वल टू 20,000 रुपीज। स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 20,000। 10% कम लिखा हुआ है यानी 2,000 रुपीज कम लिखा हुआ है, तभी तो 18,000 लिखा है। अब हमें स्टॉक को इंक्रीज करना है, तो हमारी एंट्री क्या होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 रुपीज, ठीक है। और नई बैलेंस शीट में आपके स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 20,000 रुपीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर वैल्यूड मींस एक्चुअल वैल्यू से कम लिखा हुआ, ठीक है। इसलिए हमने अपने स्टॉक को इंक्रीज करा। अब एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने उसको x मान लिया। 90% ऑफ x किसके इक्वल है? 18,000 के इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अब ये पहले वाले पॉइंट का रिवर्स है। यहां पे फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, फर्नीचर की वैल्यू आपने 10% ज्यादा लिखी हुई है। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ₹22,000। बुक फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है? 22,000 रुपीज। यानी बुक वैल्यू 10% ज्यादा लिखी हुई है, तो आपको अब क्या करना है? उसको एक्चुअल वैल्यू पे लाना है। एक्चुअल वैल्यू मींस कम वैल्यू लानी है, यानी आपके लिए क्या है? लॉस। बट पहले क्या कैलकुलेट करना है? एक्चुअल वैल्यू। तो आपने क्या करा? लेट एक्चुअल वैल्यू, लेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ₹x है। 110%, क्योंकि ज्यादा वैल्यू लिखी हुई है यानी 110% वैल्यू लिखी हुई है, ऑफ x इज इक्वल टू 22,000। x की वैल्यू हो गई 22,000 इंटू 100 अपॉन 110, दिस विल बी 20,000, जो एक्चुअल वैल्यू है। वैल्यू लिखी कितनी है? 22, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 20,000। तो हमें फर्नीचर को क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितना? 2,000 रुपीज, ठीक है। यानी हम नई बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू 20,000 रुपीज लिखेंगे। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर है। अंडर वैल्यूड मींस वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है, ओवर वैल्यूड यानी वैल्यू, सॉरी, अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है? वैल्यू कम लिखी हुई है, हमें वैल्यू को इंक्रीज करना है। और ओवर वैल्यूड का मतलब वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है, हमें वैल्यू को रिड्यूस करना है, ठीक है। क्लियर? वहां पे इंक्रीज करना था, यहाँ पे रिड्यूस करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब ये तो पॉइंट आपके लिए सिंपल है। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 25,000, बुक वैल्यू कितनी है? 20,000। आपको स्टॉक इंक्रीज करना है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन में तो हम क्रेडिट साइड 5,000 लिखेंगे, और जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे स्टॉक को हम 25,000 लिखेंगे, ठीक है। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट,
मशीनरी इज टेकन ओवर बाय एक्स 80,000 रुपीज। मशीनरी इज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर रुपीज 80,000 रुपीज। 80,000 में मशीनरी पार्टनर ने ले ली। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 60,000, यानी पार्टनर ने 60,000 वाली बुक वैल्यू को 80,000 रुपीज में टेक ओवर किया है। 80,000 में टेक ओवर किया है, यानी उसने वैल्यू ज्यादा लिया है। सबसे पहले जब भी कोई पार्टनर असेट्स टेक ओवर करता है तो पहले चेक कर रही है कि फर्म को इससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, मतलब बुक वैल्यू में कोई चेंज है या नहीं है। यस है। कितने से? 20,000 से यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो आपकी एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से इंक्रीज हो रहा है? 20,000 से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? ये मशीनरी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली, तो यानी पार्टनर जब भी कोई असेट्स लेता है तो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं टू मशीनरी अकाउंट। कितना? 80,000। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, वहां पे आप क्रेडिट साइड आप लिख दोगे मशीनरी, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20,000 का। और जब एक्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे वहां पे आप डेबिट साइड लिख दोगे मशीनरी। कितने की रिड्यूस हो रही है? 80,000 रुपीज की। और जब नई बैलेंस शीट बनाओगे वहां पे मशीनरी अकाउंट नहीं आएगा। देखो बेटा, ये छाट छाट के पॉइंट्स लाया हुआ आपके लिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके को पूरे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें हर चीज समझ में आएगी। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसके पॉइंट्स इन्हीं पॉइंट्स में से बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम which were debited to profit and loss account rupees 5,000 to be carried forward as next period। यानी ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये आपके लिए अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब क्या है? आपके असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कितने से इंक्रीज हो रही है? 5,000 रुपीज से। तो आपकी एंट्री क्या होगी? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से? 5,000 रुपए से। क्लियर? यानी आप नई बैलेंस शीट में असेट साइड लिख दोगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 5,000 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन। अब देखो, फर्म का खर्चा रिवैल्यूएशन पे हो रहा है, फर्म का खर्चा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट टू रुपीज 5,000 पेड बाय एक्स। अब किसने पे कर दिया? एक्स ने पे कर दिया। तो फर्म ये मनी किसको पे करेगी? एक्स को पे करेगी। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म ये अमाउंट एक्स को पे करेगी। क्लियर? बट यहां पे एक चीज ध्यान से समझना, अगर लिखा है एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, पर क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक होगा। यहां पे पेड बाय एक्स है, तो इसका मतलब फर्म विल पे दिस मनी टू द पार्टनर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। A debtor whose due of 14,000 were written off as bad debts last year paid rupees 10,000 in full settlement। 14,000 के बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर हम लिख चुके थे। अब उसमें से जो 10,000 के, मतलब उसने क्या करा? 10,000 रुपीज दिया और फुल सेटलमेंट किया। अब बताइए बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ या लॉस कितने का हुआ? कई बार बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे तो हमें 4,000 का लॉस हो गया, पर
नहीं बेटा, 14,000 के बैड डेब्ट्स हम लास्ट ईयर लिख चुके थे। लास्ट ईयर लिखने का मतलब क्या है कि ये लास्ट ईयर तो लॉस मान लिया था 14,000 का। अब अगर हमें 10,000 रुपए मिल रही है तो ये 10,000 रुपए हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट की फिगर है। तो यहाँ पे आपकी दो जर्नल एंट्री होगी। पहले तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड करने की एंट्री, आपकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितना, 10,000 रुपीज। और सेकंड एंट्री आपकी होगी, सेकंड एंट्री, ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपके लिए क्या है, प्रॉफिट की फिगर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 10,000 रुपीज। क्लियर। आपकी दो जर्नल एंट्री है। पहली जर्नल एंट्री क्या है, आपने कैश रिसीव किया, किस बिहाफ पे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के बिहाफ पे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। और सेकंड एंट्री होगी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5,000 टू 3,000। अब ये बड़े मजेदार चीज है, आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000 से घटकर 3,000 हो रहे हैं। देखो, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपके डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर प्रोविजन पहले मान लो 1,00,000 में से 5,000 प्रोविजन था, ठीक है, तो आपके डेटर्स की वैल्यू कितनी रह गई थी, 95। बट अगर प्रोविजन 3,000 होगा तो आपके डेटर्स की वैल्यू हो जाएगी 97, यानी आपके फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आपकी जो लाइबिलिटीज है वो रिड्यूस हो रही है, तो आपकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से प्रॉफिट हो रहा है, 2,000 रुपए से, 2,000 रुपए से। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, a provision of rupees 4,000 was to be made for an outstanding bill for repair। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है आपके लिए, लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल, टू आउटस्टैंडिंग बिल 4,000 रुपीज। क्लियर। फिर नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, आपके असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसमें भी कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं है आपके लिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 10,000 रुपीज। ठीक है, कुछ पॉइंट्स बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, इसलिए मैं उसको टाइम नहीं लगा रहा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर 12,000, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज यानी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स, कितना, 12,000। आप अपने क्रेडिटर्स को इंक्रीज कर दोगे 12,000 रुपीज से। फिर क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000 रुपीज, यानी क्रेडिटर्स को अब ये 5,000 रुपए हमें पे नहीं करने, तो ये हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट। आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो आप लाइबिलिटीज को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, तो आपकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। क्लियर। और फिर एक और लास्ट पॉइंट आपके लिए, अब देखो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय रोहित फॉर रुपीज 30,000। रोहित ने 1/3 मशीन
30,000 रुपीज की ले ली एंड बैलेंस इज रिवैल्यूड एट 57,600 और जो बैलेंस मशीन है वो 57,600 की बची। बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 72,000। मैंने हमेशा कहा है जब भी कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो मैं सबसे पहले चेक करता हूं कि फर्म को प्रॉफिट हुआ या फर्म को लॉस हुआ। देखो टोटल वैल्यू ऑफ मशीनरी, टोटल रिवैल्यू जो है ऑफ मशीनरी, मशीनरी की जो टोटल वैल्यू है, नई वैल्यू जो है वो कितनी है? देखो 30,000 के तो पार्टनर ने लिया प्लस 57,600 की आपकी रिमेनिंग है तो आपकी वैल्यू कितनी होगी? 87,600। क्लियर? आपकी ओल्ड वैल्यू कितने की थी? ओल्ड वैल्यू आपकी ओल्ड वैल्यू थी 72,000 रुपीज की, तो फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ? 15,600 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 15,600 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 15,600। पहले तो फर्म को ये प्रॉफिट हुआ, अब उसमें से इसने 30,000 की मशीनरी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली है, तो एंट्री क्या होगा? रोहित डेबिट, रोहित कैपिटल डेबिट टू मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट। कितने की मशीनरी टेक ओवर करी है? 30,000। यानी आप अगर इसकी पोस्टिंग देखो तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड मशीनरी 15,600, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आप मशीनरी 30,000 लिखोगे और नई बैलेंस शीट में आप मशीनरी की वैल्यू 15,600 रुपीज लिखोगे। क्लियर? क्लियर है? ये थे आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बहुत ध्यान से कंप्लीट करने, क्योंकि इसी तरीके के पॉइंट्स आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। तो मैंने कोशिश करी आपके मैक्सिमम पॉइंट्स कंप्लीट करवाने की ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी हो सके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2। ये क्या है आपके लिए? old profit sharing ratio। They admit Z as a new partner for 1/4 share। उन्होंने Z को एंट्री दी for 1/4 share। At the time of admission of Z, जब Z एडमिट कर रहा है, debtors and provision for doubtful debts appeared at 76,000 and 8,000। यानी आप जब पार्टनर को एंट्री दे रहे हो उस टाइम में आपकी वैल्यू, डेटर की वैल्यू कितनी है? 76,000। प्रोविजन कितना है? 8,000 रुपीज। तो यानी वैल्यू कितनी हो गई? 68,000 रुपीज। इन्होंने कहा ₹6,000 ऑफ डेटर्स प्रूव्ड बैड। आपके बैड डेप्ट्स कितने के हैं? देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं अभी, नीचे बैड डेप्ट्स कितने के हैं? फर्दर बैड डेप्ट्स 6,000 रुपीज के। और उसने कहा है प्रोविजन मेंटेन करना है, मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स एट द रेट ऑफ 5%। आपको 5% प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट्स के ऊपर बनाना है। अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आपके बैड डेप्ट्स कितने के हुए? 6,000 रुपीज के। सबसे पहले आप इसी की जर्नल एंट्री कर दीजिए, बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो है। बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितने के? 6,000 रुपीज के। सबसे पहले तो आप इसकी एंट्री कर दीजिए आपके, यानी जो नई बैलेंस शीट है, न्यू बैलेंस शीट, वहां पे आप डेटर्स 76,000 उसमें से माइनस कर दो बैड डेप्ट्स 6,000 रुपीज, 70,000। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, आपको बैड डेप्ट्स कितने के हुए? 6,000 के।
ऑलरेडी प्रोविजन आपका कितना बना हुआ था, ऑलरेडी प्रोविजन 8,000 रुपीज, यानी पहले आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ले रहे थे कि 8,000 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, बट आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो है, सॉरी, एक्चुअल लॉस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 8,000 का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एक्चुअल लॉस जो है वो है 6,000 रुपीज। तो आपका जो 6,000 रुपीज बैड डेब्ट्स हुआ वो तो यही प्रोविजन से एडजस्ट हो गए, रिवैल्यूएशन में फर्म को कोई एक्स्ट्रा लॉस तो नहीं हुआ। तो आपकी सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू बैड डेब्ट्स। आपके बैड डेब्ट्स यहीं से रिकवर हो गए, ठीक है, क्लियर, यहीं से रिकवर हो गए। अगर मान के चलो आपका जो एक्चुअल प्रोविजन था वो 4,000 होता और बैड डेब्ट्स होते 6,000 के, तो हम जो एक्स्ट्रा लॉस 2,000 का एक्स्ट्रा लॉस है उसको हम रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देते। फिर हमारी एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कितना, 6,000 रुपीज, सॉरी, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट 4,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, टू बैड डेब्ट्स 6,000, यानी 6,000 के बैड डेब्ट्स को 4,000 तो हमने प्रोविजन से रिकवर किया और 2,000 रुपए हमने रिवैल्यूएशन से रिकवर किया। अगर आपका एक्चुअल जो प्रोविजन था वो सिर्फ 4,000 होता, बट यहां पर प्रोविजन कितना है 8,000, लॉस कितना है 6,000, तो आपका 6,000 यहीं से रिकवर हो गया। अभी भी आपका प्रोविजन कितना बचा हुआ है, अभी भी आपका प्रोविजन बचा हुआ है 2,000 रुपीज, और इसने कहा फर्म को मेंटेन करना है प्रोविजन 5%, यानी इस वैल्यू का 5% मेंटेन करना है प्रोविजन 3,500, ठीक है, ये मेंटेन करना है इसको। बट आप देखो आपको टोटल प्रोविजन कितनी रिक्वायरमेंट है 3,500 की, जबकि अभी पुराना प्रोविजन भी आपका 2,000 रुपए का बचा हुआ है, तो फर्म को नया प्रोविजन कितने का बनाना है 1,500, तो वो आपके लिए लॉस होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,500, कैसे 3,500 उसमें से 1,500 का जो ऑलरेडी, सॉरी 2,000 का जो ऑलरेडी प्रोविजन बचा हुआ है। क्लियर, कंफर्म। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या करो, अपने डेटर में से बैड डेब्ट्स को माइनस कर दो। दूसरा ये चेक करो, उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। फिर चेक करो ये जो आपका बैड डेब्ट्स हुआ इसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन कितना था, वहां से एडजस्ट करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू बैड डेब्ट्स। अगर सारा अमाउंट वहां से एडजस्ट नहीं होता तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी डेबिट कर सकते। तीसरा, अब आपको नया प्रोविजन जो मेंटेन करना है वो मेंटेन करना है 3,500, जबकि ऑलरेडी प्रोविजन अभी भी जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 2,000, यानी नया प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ 1,500 का बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्लियर, कंफर्म। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आप डेबिट साइड लिख दोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना 1,500। क्लियर, कंफर्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे आज के लिए, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। ये बहुत आसान कंसेप्ट है, आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि अब आपके बुक्स में जो रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस है आप उसको अच्छी तरीके से करिएगा। नेक्स्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लॉन्ग क्वेश्चंस और कैपिटल एडजस्टमेंट्स। क्लियर। तो आज के ये सारे पॉइंट्स आप अच्छी तरीके से रीड आउट करिए, इनके कंसेप्ट्स को समझिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।